नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। चौकीदार भय या सैया भय चौकीदार तो डर काहे का। चौकीदार आप समझ गए होंगे। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि भोपाल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक रैली में कहा था, नेशनल कांग्रेस पार्टी ये नेशनल करप्ट पार्टी है। उन्होंने उस दौरान सिंचन घोटाला और कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की बात की थी। अब उसी कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने फाइल की और आश्चर्य की बात है, उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अजित पवार और उनकी पत्नी सुमित्रा पवार का नाम ड्रॉप किया है। मसला ये हुआ कि अजित पवार इस बैंक के अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र में हर जिला लेवल पे एक एक कोऑपरेटिव बैंक है। इसकी एक अपेक्स बैंक होती है जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। वो कोऑपरेटिव सेक्टर में पैसा बांटने का काम करती है, जो नाबार्ड से पैसा लेती है, बाकी जगह से पैसा लेती है। उसमें यदि आप संचालक मंडल में देखेंगे तो हसन मुश्रीफ भी है, अजित पवार उसके अध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में 25 करोड़ रुपए का ऐसा कर्ज दिया गया था जो आरबीआई के, नाबार्ड के, कोऑपरेटिव के तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने अपने लोगों को बांटा था। ये नेताओं को बटा था पैसा। इसके खिलाफ जब नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई, क्योंकि ये 25,000 करोड़ जब गया तो ये वापस नहीं आया। कईयों ने अपने शुगर कोऑपरेटिव शुगर मिल दिवालिया घोषित कर दिए और दिवालिया घोषित मिल जब बेचे गए तो जो उसकी कीमत थी उसके बहुत ही कम कीमत में, यानी 20 से 22% कीमत पे इन्हीं लोगों के प्रॉक्सी कंपनियों ने उनकी खरीदी। मतलब पहले कोऑपरेटिव बैंक से लोन लो, एक कोऑपरेटिव शुगर मिल को दिवालिया घोषित करो और फिर किसी अपने जानकार को सामने रख के खुद ही वो कोऑपरेटिव मिल बाद में दिवालिया की वजह से ऑक्शन करवा के खुद खरीद लो और वो भी थ्रो अवे प्राइस में। इसमें हुआ ये कि बैंक को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। नाबार्ड ने जब देखा ऑडिट में तो नाबार्ड ने इसकी कंप्लेंट की और नाबार्ड की रिपोर्ट कहती है कि तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालक मंडलों ने इन नेताओं के शुगर मिल को पैसा बांटा है, ये जानते हुए कि ये पैसा वापस आएगा नहीं आएगा कोई कंडीशन नहीं थी। जो एपेक्स शुगर मिल प्रॉफिट में हुआ करती थी, ये जो कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट में हुआ करती थी, वो 144 करोड़ माइनस में चली गई, लॉस में चली गई। इमीडिएटली आरबीआई ने पूरा बोर्ड भंग कर उस पे प्रशासक नियुक्त किया। नाबार्ड ने एक्शन के लिए बोला। जब ये सारी बातें हो रही थी, एक समाज सेवी जो आरटी एक्टिविस्ट है, उसने सुरेंद्र सिंह अरोरा ने ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट की। ईओडब्ल्यू ने मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है पुलिस का, उसने कंप्लेंट तो ली लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में अन्ना हजारे, शालिनी पाटिल, एक और पूर्व विधायक थे और ये सारे लोग जब हाईकोर्ट में गए इस घोटाले के खिलाफ, तो हाईकोर्ट ने नाबार्ड की रिपोर्ट देखी और बाकी सारी पिटिशनर ने जो सबूत दिए वो सामने देखने के बाद बुरी तरह से फटकारते हुए ईओडब्ल्यू को आदेश दिया कि ये 70 लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए। उस 70 लोगों में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें 50 राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे, 9 कांग्रेस के नेता थे, 2 शिवसेना के नेता थे, एक बीजेपी का नेता था। पवार का पूरा कुनबा उसमें अटका हुआ था। ऐसे में बाद में ईओडब्ल्यू ने इसका क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि हमने नाबार्ड के अधिकारियों से बातचीत की, कुछ ऑडिटर से बात की, हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, सबूत नहीं मिले कि जो हम ये कहे कि ये इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और ये घोटाला हुआ है। इसलिए उन्होंने फाइल क्लोज की, क्योंकि सत्ता में यही लोग
इन्हीं के हाथ में सत्ता, इंक्वायरी भी यही कर रहे हैं, यही न्यायाधीश, यही वकील, यही मुजरिम, तो यही होना था। लेकिन इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ, जो कम सस्ते पैसे में लिए गए बैंक, मतलब कोऑपरेटिव मिल्स के शुगर मिल लिए गए और जो पैसा हस्तांतरण हुआ, इसको लेके ईडी ने कोर्ट में चली गई और ईडी ने कहा कि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करने की बात है। तो ईडी ने पहली एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में सब लोगों के नाम थे, सारे शरद पवार वगैरह सब। तो फिर हड़कंप मचा। इसके बाद पहली चार्जशीट ईडी ने फाइल की। अब जब ईडी ने पहली चार्जशीट फाइल की तो उसमें गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जरंडेश्वर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, जो अजित पवार से सीधा लिंक करता है, योगेश बगरेचा सीए था। और फर्स्ट चार्जशीट में ईडी ने इस बात का रेफरेंस दिया कि दो ऐसी कंपनियों का भी जिक्र किया जो कंपनियां सीधे अजित पवार, उनके पत्नी सुमित्रा पवार के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन ईडी ने बड़ा शार्पली कंपनियों के तो नाम लिए, लेकिन अजित पवार और सुमित्रा पवार का नाम ड्रॉप किया। ये अजित पवार और सुमित्रा पवार के लिए पहला इंडिकेशन था कि औकात में रहिए, हमारे साथ आइए, नहीं तो फिर ये अभी सिर्फ कंपनियों के नाम गए, अभी आपका नाम हो जाएगा। ये ये जो पहली चार्जशीट है ये बता रहा हूं। उसके बाद इन्होंने दूसरी चार्जशीट सप्लीमेंट्री फाइल की, जिसमें प्रजक्त और प्रसाद तानपुरे का नाम है। प्रजक्त और प्रसाद, मतलब प्रजक्त पुत्र है, प्रसाद पिता है। ये जयंत पाटिल के रिलेटिव है, प्रजक्त भांजा है जयंत पाटिल का। ये अजित पवार के साथ है। रंजीत देशमुख, सुभाष देशमुख, इन लोगों के नाम है। उसी में भी अजित पवार को ड्रॉप किया गया। फिर सेकंड चार्जशीट हुई, जिसमें अर्जुन खोतकर हैं, बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के। शरद पवार के नजदीकी समीर मुए, जुगल किशोर तापड़िया, इन लोगों को नाम दिया है और पुराने नाम तो कंटिन्यू है। अब जो सेकंड सप्लीमेंट है उसमें 14 लोगों का नाम है। और अब शरद पवार, अब अजित पवार और उनकी पत्नी सुमित्रा पवार पूर्ण रूप से अब इसमें नहीं है। पूरा महाराष्ट्र जानता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर पवार परिवार का कैसा कब्जा करा, और उसका फ्रंट जो प्लेयर थे वो अजित पवार थे। वही कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष होते थे, उन्हीं के मर्जी के अनुसार कोऑपरेटिव बैंक को लोन दिया जाता था, उन्हीं के अनुसार कोऑपरेटिव सूद गिरनियां जो होती है, जो सूद निकालने का काम करते हैं, उनको लोन दिया जाता था। और देखिए इन जितने लोगों को इन्होंने लोन दिया, ये सब नेताओं से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और इनमें से कोई कंपनी नहीं है कि जिसने पैसा वापस किया। सब दिवालिया हो गए, सब पैसा खा गए। ये इनका एक मोडस ऑपरेंडिस था नाबार्ड का पैसा खाने का। आरबीआई, नाबार्ड की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज है, एक धर्माधिकारी थे और एक शिंदे थे। इन दोनों जज साहब ने ये अपने उसमें कहा है डिसीजन में, सत्यरंजन धर्माधिकारी और संदीप शिंदे, इन्होंने कहा कि नाबार्ड का अहवाल और विश्वसनीय बाकी सबूतों के आधार पर ये क्रिमिनल केस बनता है और ईओडब्ल्यू 5 दिन के अंदर ये एफआईआर दर्ज करे। अब बात पे आते हैं, अब नाबार्ड में क्या हुआ। नाबार्ड के अधिकारियों ने जो पहला रिपोर्ट दिया, जिसमें इरेगुलरिटीज बताई, सारे नाबार्ड के कानून, कोऑपरेटिव के कानून, आरबीआई के कानून, बैंकिंग के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने लोन बांटे, और ऐसे लोन वापस ही नहीं होने थे जो नहीं हुए। और जो ये बैंक है ये अब लॉस में गई है। इसी ये सारी चीजें नाबार्ड ने प्रूफ के साथ दी। दो माननीय न्यायाधीश, मुझे नहीं लगता कि वो इतने अनपढ़ होंगे कि वो पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन रिपोर्ट के साथ साइटिंग, उस रिपोर्ट के साथ दिए हुए प्रूफ, एनेक्चर, ये सब स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है, इसको तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। अब ईओडब्ल्यू कहती है कि नाबार्ड ने, के अधिकारियों ने हमको कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ दिए नहीं, हमको कुछ ऐसे प्रूफ मिले नहीं।
आरबीआई ने जब इनका पूरा बोर्ड भंग कर दिया और रिसीवर बिठा दिया, तो आरबीआई ने भी ये साइट किया था कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। ये तमाम ईओडब्ल्यू को नहीं दिखा, क्योंकि सरकार में यही लोग थे। अब क्योंकि सरकार बदली, एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, ऐसे में जब ईओडब्ल्यू पहली सप्लीमेंट चार्जशीट फाइल करता है, तब अजित पवार को छेड़ता है और ये बताता है कि तुम जा सकते हो। उसके बाद अजित पवार कुनबे के साथ इधर आते हैं और फिर सेकंड सप्लीमेंट शीट में तो पहले जितने लोग थे वो है, और दूसरे अर्जुन खोतकर, वो तमाम लोग हैं जो शरद पवार के नजदीकी है, जो शरद अजित पवार के साथ बीजेपी के पास नहीं गए। कुल मिलाकर हमने कहा था कि 15 तारीख तक संजय मिश्रा जी का टेन्योर बचा है। 15 तारीख तक बहुत सारी चीजें उनको कंप्लीट करना है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट उन्होंने इसी भरोसे बताई। साथ में ईडी के अधिकारी ने यह भी बोला कि थर्ड सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई हम तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये इंडिकेशन भी है अजित पवार को कि आगे पीछे इधर उधर हो गए तो थर्ड इसमें फिर आप आ सकते हो। और यदि इसी के बीच जयंत पाटिल बीजेपी के पास चले गए तो हो सकता है कि उनके जो भांजे हैं प्रजक और उनके पिता प्रसाद, इन दोनों के नाम फिर ड्रॉप की जाए। ये सांप सीढ़ी का खेल है। आपको लगता है कि आप ऊपर चल रहे हैं, फिर उसके बाद आपने जरा बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला, आप सांप के मुंह में जाके फिर आ जाते हो पीछे, या एफआईआर में नाम होता है, चार्जशीट में नाम होता है। ये इतना सामने दिखता है भ्रष्टाचार। क्या संचालक मंडल ये पूरे भ्रष्टाचार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्योंकि हर लोन जो है वो संचालक मंडल से क्लियर होता है। कुछ 38 अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो थे, अरोरा साहब, जिन्होंने ये पहली कंप्लेंट फाइल की थी। लेकिन इन नेताओं ने, जिन्होंने पूरे 25,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव सेक्टर के खा गए और खा के डकार दे रहे हैं, लेकिन आज फिर हमको मोरालिटी की बात बता रहे हैं और बता रहे हैं कि देश का विकास कैसा करना है, महाराष्ट्र का विकास करना कैसा करना है। ये अजित पवार के भाषण बताते हैं। यदि अजित पवार बिल्कुल क्लीन है तो फिर नाबार्ड की रिपोर्ट झूठी है। जो दो माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने के पास जो सबूत पेश किए थे वो झूठे थे, वो झूठे थे। या फिर वो यदि सही है तो फिर अभी ईडी खेल कर रहा है, अपने वालों को बांट रहा है और दूसरों को डांट रहा है। एक बात और, एक जो 17,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें क्लीन चिट दादा को दी गई है कि दादा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये भी अजित पवार की सरकार ने ही दी। अब अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ही ये क्लीन चिट दी है। एक नई परंपरा चालू हो गई है जो योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की है। जैसे ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, वो तमाम अपने और अपने सगों के खिलाफ जितने भी कोर्ट केसेस, पुलिस केस होते हैं, वो सब बंद कर देता है। क्योंकि अब मैं मुख्यमंत्री हूं तो भाई तुम समझ लो कि वो जो गुनाह पहले हुए थे वो मैंने नहीं किए, ऐसा माना जाए। ऐसा ही कुछ वहां पे भी हुआ। आज एक बात तो महाराष्ट्र की जनता को समझ लेनी चाहिए, या देश के सभी जनता को, जब कोई विपक्ष में होता है और जब डंके की चोट पे कोई बात करता है तो समझ लेना ये आपसे झूठ बोल रहा है। मैं याद है मुझे कि जब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी एक बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट लेके गए थे औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच पे, और तब उन्होंने कहा था ये सिंचन घोटाले की वो डॉक्यूमेंट है जिससे अजित पवार जेल जाएंगे। और फिर उन्होंने वो फेमस भाषण दिया था कि अजित पवार जेल जाएंगे, चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग। लेकिन आज उसी अजित पवार जी के साथ ये सरकार चला रहे हैं। या तो ये अजित पवार को बचा रहे हैं, या उस भ्रष्टाचार के ऊपर चादर डाल रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस कितने झूठे हैं कि जो झूठे कागज लेके कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और अजित पवार जैसे आदमी को बदनाम करते हैं, यदि अजित पवार साफ सुथरे हैं तो। लेकिन महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव घोटाले में सबके हाथ रंगे हुए हैं, सब नेताओं ने मिलके खाया है। पूरे महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स का पैसा ये जिम गए हैं, इनने डकार तक नहीं ली, और इतने बेशरम हैं कि आज फिर खुले मुंह से बाहर घूमते हैं। महाराष्ट्र की जितनी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने खरीदी, हर खरीद में
आपको ऐसा घोटाला मिलेगा। हर खरीद में ईडी कईयों को अंदर कर सकती है, लेकिन ईडी सब्जेक्टिव है। ईडी देखेगी कि क्योंकि उसका आका उसको क्या कहता है। यदि आका ने कहा नहीं नहीं पामिरियन, नहीं नहीं नहीं, ये चाचा है, भैया है, नहीं काटना है, वो पूछ लाते हुए पैर चाटेगा। और यदि उनने कहा छू बोलते से ही वो काटने दौड़ते हैं। यही हम देख रहे हैं। आज का ये जो सेकंड सप्लीमेंट चार्जशीट जो आई है, ये भद्दा मजाक है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो तथाकथित जुमला है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, वो खोखला है। वो दिखाते हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को गला लगता है। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में कमल ब्रांड नाम का एक साबुन बिक रहा है। जिसको ईडी का डर है, उस कमल कमल ब्रांड साबुन से नहाते हैं। फिर चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजित पवार का परिवार हो, चाहे हसन मुश्रीफ हो, चाहे सुनील तटकरे हो, या बाकी अन्य हो, एक नाथ शिंदे के गुट के लोग हो, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचारियों को गले लगाना, ये वर्तमान सरकार का एक मोटो हो गया है। और यही ये चार्जशीट बताते हैं। आज महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया कि चाहे बीजेपी का बड़ा नेता यानी अजित पवार जी हो, अभी तो मैं अजित पवार को इनका ही बोलता हूँ, बीजेपी का ही बोलता हूँ, तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के साथ है वो अपने पार्टी के लिए कम और नरेंद्र मोदी जी के लिए ज्यादा बोलते हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी स्वयं हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे फिर बावनकुळे हो, और फिर चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, ये जनता के साथ कैसा इमोशनल खेल गंदा खेलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं। क्योंकि ये जितनों लोगों पे आरोप लगाते हैं, वही लोगों के साथ ये फिर एक ही थाली में खाना खाते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। ये भ्रष्टाचार के साथ तथाकथित लड़ाई लड़ने का एक ढकोसला सामने आता है। और ईडी किसके हाथ में खेल रही है, किसके पिंजरे का तोता है। और यदि ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, तो आज 70 से ज्यादा बड़े नेता महाराष्ट्र के, जिसमें 50 एनसीपी के, 9 कांग्रेस के, 2 शिवसेना के, 1 भाजपा का, ये सब जेल में होते। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।